नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी कार्यालय में और साथ में हमारे हैं देहरादून के कप्तान एसएसपी अजय सिंह जी। काफी दिनों से देहरादून की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जैसे इंसिडेंट ऋषिकेश में हुआ, देहरादून में हुआ, विकास नगर में हुआ। उसके बाद से लगातार पुलिस विभाग पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो इन तीनों ही घटना पर एसएसपी साहब से जानते हैं कि क्या घटना हुई, क्योंकि घटना कोई भी हो सकती है एसएसपी साहब, कभी भी हो सकती है। पुलिस को भी उसकी जानकारी घटना के बाद ही होगी, लेकिन घटना पर त्वरित कार्रवाई किस प्रकार से? देखिए, जो अभी आपने 3 इंसिडेंट की बात करी है, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी हत्या होती है, इसका पहला मोटिव क्या होता है, कहीं न कहीं हमने देखते हैं कि आपसी रंजिश होती है, कहीं पुराने ज़मीन-जायदाद के झगड़े होते हैं, या कोई पैसे-रुपए का लेन-देन होता है, या कोई अन्य ऐसे कारण होते हैं जिसमें एक अपरिचित व्यक्ति या परिचित व्यक्ति एक हत्या का षड्यंत्र रचता है और हत्या कर देता है। जो अभी फिलहाल की जो 2-3 घटनाएँ हुई, इसमें देखा कि इसमें तीनों में तीनों लोग परिचित थे। पहली बात, जो हत्यारा है वो परिचित था, कोई 6 साल से जानता है, कोई 3 साल से परिचय है, घर आना-जाना है, अच्छा परिचय है। एक में तो एक रिलेटिव ही है जो उसका चचेरा भाई है, मतलब तो कहने का मतलब पर्पज़ ये है कि जब परिवार के लोग ही हों या आपका मित्र, दोस्त या कोई आपके बहुत ख़ास जानने वाला इस तरह के निशंस अपने दिमाग में विकृत मानसिकता के साथ कोई ऐसे एक्ट करेगा, तो उसको रोक पाना थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होता है कि वो चीज़ जब एक्ट हो जाता है तभी पता चलता है कि ये बीच ऐसे भी चल रहा था। अगर ऋषिकेश की बात करेंगे तो जहाँ तक पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली, 6 साल से दोनों लोग परिचित थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई जो एक अच्छे दोस्ती में, एक रिलेशनशिप में होती हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जब तक पुलिस तक, जब तक समाज के उन लोगों तक, दोस्त मित्रों तक कि आए कि हाँ, ऐसी बात, कोई डिस्प्यूट अराइज़ हो गई, ऐसी कोई मंशा चल रही है, ऐसा, तो जब तक उनका इंटरवेंशन हो, तो कम से कम वो चीज़ों को समझाकर जो आदमी अवसाद में चला जाए या इस विकृत मानसिकता में चला जाए कि वो अपनी जान देकर भी जान लेने पे उतारू हो जाए, तो कहीं न कहीं उसके जब तक परिजन इंटरवेंशन करें, उसके दोस्त मित्र करें, तो मुझे लगता है उस समय सबसे अच्छा होता है शुरुआती स्टेज में, जब उन चीज़ों को समझाया जा सके। एक बात पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, लास्ट एकदम समय आ जाए कि वो अब कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और उस समय अगर अभी ऋषिकेश वाले में भी कोई सूचना ऐसी पुलिस को घटना के बाद पता चली, आप चाहे विकास नगर की बात करेंगे, उसमें घर का ही रिलेटिव है जिसके साथ उसका घूमना जाना आना था और उस दिन भी वो अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर ही गया था। तो ऐसी घटनाएं तो होने के बाद ही पता चलती है, क्योंकि होने के पहले तो कोई रिपोर्टेड नहीं है। तीसरी घटना जिसमें निशंस तरीके से एक बेटी की बहन की हत्या की गई जिस तरह से यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं हमने इस पूरे इसको देखा कि हाँ, जो शिकायत 31 तारीख को की गई वो कॉग्निजिबल ऑफेंस की न करके, संज्ञेय अपराध की न करके एक सूचना के रूप में दी गई। पुलिस नेक्स्ट डे गई वहाँ पर रूटीन में, घर पे नहीं मिला, दुकान पे पता किया और हिदायत दी कि उसको चौकी भेजा जाए। लेकिन इस ग्रेविटी से कि इसके पीछे ऐसा कुछ चल रहा है, इतने लंबे समय से चल रहा है, इन चीज़ों को जब तक लोग स्पष्ट नहीं करेंगे या स्पष्ट रूप से बताएंगे नहीं, इसको सही समय रिपोर्ट कर दें, या पारिवारिक रूप से या अन्य जो लोग हैं, दोस्त मित्र जानकार हैं, उसके इंटरवेंशन कर दें समय से, तो मुझे लगता है ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन चूंकि एक गलत एक्ट हुआ है, समाज में एक मैसेज भी जाना चाहिए ऐसे लोग को, ऐसे विकृत मानसिकताओं को लोगों को, तो इसलिए हमने 3 दिन के अंदर पूरी टीम ने लगकर एक अच्छी चार्जशीट बनाई है उसके खिलाफ, सभी साक्ष्यों को एकत्र किया, कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसमें जजमेंट हो, एक जजमेंट ऐसा है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कंसिडर होकर उसको कठोर से कठोर सजा मिले, तो एटलीस्ट समाज में ऐसे लोग को मैसेज मिले जो ऐसी विकृत मानसिकता से सोचते हैं कि किसी बेटी बहू पर ऐसा हमला करके वो कुछ दिखाना चाहते हैं, तो कम से कम वो मैसेज मिलेगा, तो आने वाले जो हमारे युवा हैं, पीढ़ी है, कम से कम देखें और पढ़ें उसे, तो उनको भी डर लगे कि हाँ भाई, समाज में ऐसी भी सजा अगर करने की मिल सकती है। तो पूरा प्रयास रहते हैं कि हम जो है विक्टिम फैमिली को पूर्ण रूप से न्याय दिला पाए। कुछ फैमिली के आरोप लगे थे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कि उन्होंने सही से जांच नहीं की, या जांच के समय पर कुछ लेन देन की भी उन्होंने बात की गई, जिसका काफी वीडियो वायरल हुआ। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें परिजन से कम हमारे पास बहुत सारे अधिकारी मिल चुके हैं, अब तो सीनियर लेवल से पुलिस मुख्यालय से भी परिजन से मिल चुके हैं, हमारे स्तर से भी लोग मिल चुके हैं और बहुत सारे लोग संभ्रांत व्यक्ति मिल चुके हैं। ये चीज़ें उनके द्वारा जो सिर्फ कही गई थी पुलिस में रिपोर्ट करने की बात, तो ये है, चूँकि ये प्रकरण ही 31 को रिपोर्ट शाम को किया गया, वो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस कोई संज्ञेय अपराध की न करते हुए एक सूचना के रूप में, तो इतने बीच के अंदर अगले दिन पुलिस भी चली गई उसके घर पर, वो फरार था अपने घर से, घर पे नहीं था, मतलब दुकान पे नहीं था, 3 दिन से नहीं आया था। तो ये एलिगेशंस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कोई लापरवाही हुई तो उसमें प्रथम दृष्टया पाते हुए हमने उसको सस्पेंड भी कर दिया, भागी जांच भी शुरू कर दी है, और अन्य कोई भी शिकायत होगी परिजनों की तो उसको हम पूरी निष्पक्षता से उस पर जांच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। कप्तान साहब, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि इस बीच आप पर स्वयं आरोप लगते हैं कि आपने एपीआर नहीं पढ़ी, आईपीआर में भी आपने डिले किया। 2017 के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर वो सब कुछ चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक गंभीर आरोप है? देखिए, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें आती हैं उसमें कभी कभी फैक्ट्स बहुत सही भी होते हैं, कुछ जी। फैक्ट्स
आधे सही होते हैं, आधे गलत होते हैं और कुछ टोटली गलत फेक होते हैं। तो मेरी भी टीम ने ऐसा बताया कैसे चल रहे हैं, मेरे मित्रों ने भी, जान पहचान वालों ने, बहुत सारे प्रेस के लोगों ने भी पूछा। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, चाहे वो अपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स होते हैं, वो हर पुलिस अधिकारी को या सरकारी कर्मचारियों को एक उसकी डेट होती है लास्ट, उसमें फाइल करना होता है, वो ऑनलाइन होता है। अगर वो उस चीज़ों को नहीं फाइल करेगा तो उसको विभागीय कार्रवाई, उसका सस्पेंशन और उसके प्रमोशन सारे रुक जाते हैं। आपको स्पष्ट कर दूंगा कि जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं और सभी जब एसीआर आपके सब रिटर्न्स फाइल की जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही किए जाते हैं। दूसरी बात रही कि वो फाइल नहीं कर रहे हैं और किसी ने ऐसा कहा है तो उनको पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था स्पष्ट करके, या हमारे सक्षम अधिकारी पुलिस मुख्यालय या शासन से पता कर लेना चाहिए था कि ऐसा है कि नहीं, फिर बोलना चाहिए था। एक आम आदमी जिसकी ना समझ हो, उसकी जानकारी ना हो, उसके द्वारा अगर ऐसा वक्तव्य दिया जाता है तो उसको समझाया जा सकता है। लेकिन जब राजनीति से प्रेरित लोग ऐसी बातें करेंगे जिनके मुकदमे हो, जो जेल जा चुके हो रंगदारी में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक षड्यंत्र है जो एक मानहानि करने का, एक डिफेम करने का है, और इसीलिए मैंने डिफेमेशन का नोटिस भी इशू करा दिया और एक डिफेमेशन की सूट भी फाइल कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक और बात स्पष्ट करूंगा कि देश के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति महोदय का हो, चाहे वो देश का अन्य अवार्ड हो, या आपके जो भी मेडल्स मिलते हैं, वो तभी मिलते हैं जब आपके एसीआर में आउटस्टैंडिंग आप विगत 15 से 20 साल आपके हों, कोई आपके ऊपर कोई जांच ना हो विजिलेंस की, थर्ड चीज़ आपने सारे अपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरे हों। ये 3-4 चीज़ उसमें मैंडेटरी क्लॉज है। तो अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय का सराहनीय सेवा पदक मिला है, तो वो भारत सरकार से मिलता है, उस सभी दस्तावेजों को चेक करने के बाद मिलता है। यहाँ पर देश के जो प्राइवेट जो बड़े अवार्ड है, फिक्की और ये चाहे आप कहेंगे कि स्कॉच अवार्ड है, जो देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, वो भी तभी मिलते हैं जब आपका रिकॉर्ड क्लीन हो, आपके द्वारा सारे इस कंडक्ट रूल्स को फॉलो किया गया। तो ये सारे खुद ही अपने आप में रिप्लाई देते हैं कि ये जो कथन है, जो ये सोशल मीडिया का जो ये है, ये टोटली बेसलेस है और सिर्फ ऐसे लोग कर रहे हैं जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। और वो मुझे ये भी लगता है, मुझे ये भी पता चला कि जो जेल जा चुके हैं रंगदारी में, तो कहीं ना कहीं एक जो पर्सनल कहेंगे कि इमेज खराब करने के लिए, तो कोर्ट में उनको निपटने के लिए मैंने बता दिया कि नोटिस इशू करा दिया है और कोर्ट में डिफेमेशन की सूट फाइल कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ सच और झूठ वहाँ पता चलेगा, और जो जो चीज़ें मुझे स्पष्ट करनी थी मैंने आपके माध्यम से कर दी। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि देहरादून की जो आबादी है तकरीबन 16 लाख प्लस है, जो इलेक्शन कमिश्नर का डेटा है, उसके बाद हमारी जो पुलिस फोर्स है वो कहीं ना कहीं आए दिन वीआईपी ड्यूटीज में बिजी रहती है। उस बीच इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसमें पुलिस फोर्स की कमी कितनी आपको खलती है? देखिए, कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स जब ज़्यादा रहता है तो व्यवस्थाएं ज़्यादा हो सकती है, और जहाँ पर 16 लाख 17 लाख का पॉपुलेशन हो, जहाँ पर पर्यटन स्टेट हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी मेला और चार धाम यात्राएं चलती हैं, और यहाँ पर वीवीआईपी, चूंकि एक पर्यटन देश है, देवभूमि, यहाँ वीवीआईपी और आगमन रहता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के एंगेजमेंट, चूंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, यातायात प्रबंधन, वीआईपी प्रबंधन, महानुभावों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ा प्रबंधन का काम है जो हमारी ड्यूटी भी है। तो उस चीज़ों से कोप अप करने की कोशिश करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो है 11 से 12 हज़ार कॉल्स तो सिर्फ जो है एक महीने के अंदर देहरादून में खाली 112 पे आती है, जिसमें से 8.5 रिस्पांस टाइम है, जो प्रदेश का सबसे बेटर रिस्पांस टाइम है। साथ ही साथ देश में भी इसका रिस्पांस टाइम में बेटर इसको चिन्हित किया गया। तो जितनी भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मैन पावर रिसोर्सेज है, लोगों को अटेंड किया जाए, लेकिन सही चीज़ की सूचना सही समय पर अगर आती है और उसकी ग्रेविटी सही तरीके से प्रेजेंट होगी, तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि पुलिस में कार्रवाई करे। एक और जैसे जैसे घटनाक्रम जैसे ये हुआ है, उसको देखते हुए भी हमने निर्देश जारी किया कि महिला संबंधी अपराध हो, चाहे छोटी मोटी सूचना हो, तो जरूर उसको तत्काल अटेंड किया जाए। कप्तान साहब, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे जिले के कप्तान एसएसपी अजय सिंह जी, और उन्होंने हमें पूरी घटना के विषय में जो आरोप लग रहे हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया। कितने आप सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी राय लिखिएगा कि इस कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं। बने रहिए लोक साक्षी।